नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा कि सीटेट फॉर 2026 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज चल रही है हमारी, जिससे हमने मैथ्स के सारे प्रीवियस क्वेश्चन रखे, छोटी छोटी क्लासेस को मैंने बनाया है। अगर आप पूरी क्लासेस को मेरी देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप इससे बाहर नहीं पाएंगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि मैंने यहाँ पे कंसेप्ट भी बताते चले हैं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ कंसेप्ट नोट करिए और सवालों पे प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है ना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी जानिए कि आप बिना पीवाईक्यू के कुछ होने वाला नहीं है। तो पीवाईक्यू लगा के ही जाइए, आप कुछ न पढ़िए। अगर तो आप सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि सीटेट इतना आसान एग्जाम है मैथ। आप देखिएगा हर सेट में लगभग आईआईटी को मतलब बहुत लिमिटेड मैं कह सकता हूँ कि टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं। आप बता सकते हैं कि अगर सारे आप सारी वीडियोस हमारी अगर आप देख लें तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि सीटेट में किस टाइप के सवाल कहां से आते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। नोट्स कैसे बनाएंगे बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं कि वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं। तो आपसे पहले ये पता होना चाहिए कि पिरामिड क्या है, पहले पता होना चाहिए। तो आपने ये कहा कि क्या है बेटा, वर्ग आधार है ना, क्या है, वर्ग आधार है। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक क्या है, एक वर्ग है। तो पिरामिड की बात कर रहा है तो यहां से ये, यहां से ये और ये और ये, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि मतलब पिरामिड कब बनता है कि जब भी कोई अगर मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, कुछ भी है, किसी एक आउटसाइड कोई अगर पॉइंट है, मतलब बाह्य पॉइंट से सभी वर्टेक्स सभी शीर्ष को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा। तो आपको पता है कि याद रखना मेरी बात को। तो जैसे एक वर्ग था तो कितने शीर्ष थे, 4 थे। चूंकि बाह्य एक मिलाया जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो कह रहा है शीर्ष होंगे कितने, तो आप कहेंगे 5। अगर मैं कह दूं कि एक हेक्सागन है, क्या है, एक हेक्सागन है, ऐसे कितने वो बनेंगे, तो आप कहेंगे सर कि कितने बन जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या बनेंगे। तो एक 2 3 4 5 6 और एक 7। इसका मतलब अगर वर्ग है तो वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग में कितने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो अगर पिरामिड बनेगा तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटल शीर्ष कितना बनेगा, पिरामिड बनेगा तो 7 बनेगा, याद रखना। अगर रेक्टेंगल की बात करें उससे पिरामिड बनाएगा तो 4 होते हैं, एक और बन जाएगा, 5 बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। तो यहां पे आंसर 5 है। अगर मैं ऑक्टागन की बात करता हूं, एक रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है ना। ऑक्टागन कैसे बनता है इस बात को समझिएगा। देखो 1 2 ऐसे। तो बताओ मुझे, अगर एक पॉइंट यहां पे मैं रखता हूं तो अब मेरी बात ध्यान सुनना। तो बेटा ये बन क्या गया, ये भी एक पिरामिड बना। तो आप बताओ मुझे कितने शीर्ष थे इसमें ऑक्टागन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे और एक क्या बन गया, 9 बन गया। तो टोटल अगर पिरामिड बनाएगा तो जितने भी शीर्ष होंगे जिस फिगर में, उससे एक ज्यादा बन जाता है। बताओ क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं। किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप। अरे भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 होता है ना। तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई भी चतुर्भुज है, उससे आप मतलब नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, ठीक है, रोम्बस, ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि मैं कहता हूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इक्वल है। तो अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x होगा। और एक कोण 120 दे रखा है, दिया है। तो आप ये कहेंगे चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो x x x, तो आप कहेंगे 3x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 के, ठीक है। 3 से कट के 3 चौक 12 और 3 12 36, 120, ये हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 40 और 3 12 36, 120 माइनस का 40 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 8 3 24, 240 और 120 आप आराम से बता देंगे, यही होगा। क्लियर है कि नहीं। तो 80 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। कोई दिक्कत, बहुत आसान सवाल आते हैं, आप खुद देख रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन सीटेट में आ जाते हैं, ठीक है ना। किसी चतुर्भुज के 3 बहिष्ठ कोणों, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। बाह्य कोण क्या होता है, मान लीजिए कि चतुर्भुज कैसा ही बना दो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, ये इसका बाह्य कोण बनेगा, ये ऊपर जा रही है तो इसका बाह्य कोण ये बनेगा, ध्यान देना, ये ऐसे जा रही है तो इसका बाह्य कोण ये बनेगा, ये इधर जा रही है, ठीक है ना, तो इसका बाह्य कोण ये बनेगा, ठीक है ना। तो मुझे ये पता है कि अगर ये वाला, मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इसके अंतःकोण है, क्या है उसके अंतःकोण। तो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, मैक्सिमम 180 डिग्री कोण बनता है। योग कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 बहिष कोण 50 और 150 है, तो एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी चतुर्भुज के बहिष कोणों का सम 360 डिग्री होता है। तो आपको ये पता है कि अगर ये 50 है, ये 100 है, 150, 250, 50, 300, तो अगला क्या बनेगा, 60 आ जाएगा, आराम से बता देंगे। मैं मान लेता हूं यहाँ पे, तो पूछो, लेकिन पूछा क्या, संगत आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है ना। यदि किसी चतुर्भुज के 3 बहिष कोण 50, 100, 150 है, तो चौथे बहिष कोण, तो मैं यहां पे कहूंगा मेरी बात ध्यान सुनना, अगर एक कोण ये बाह्य 50 है, ध्यान से चला, दूसरा ये मान लिया कि ये 100 है, ठीक है, और ये क्या है 150 है। अरे ये दिख रहा है कि 90 है, लेकिन अब मैं मान लेता हूं, तो आपको पता है कि 150, 100, 250, 50, 300, तो ये कितना बनेगा, 60 बन जाएगा। अगर ये 60 है तो बेटा ये कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 120 बनेगा। वही आपसे पूछा है कि चौथे बहिष कोण के संगत आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री आएगा, यही आपका आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, नहीं है। आगे चलते हैं। कुछ अंग्रेजी अक्षर सम्मित को हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल की बात क्या होगी, जैसे मैंने सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा एच, तो एच को मैं जब ऐसे कट करूंगा एक लाइन, तो इसको जब बेंड करूंगा तो ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिकल, वर्टिकली सिमेट्रिकल होगा एच। अगर एच लिखा है तो यहीं पे ऐसे डॉट 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 करूं मिड से, तब भी एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एच जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों प्रकार से सिमेट्रिकल है। आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नहीं आया आपको। जैसे मैंने लिखा ए, क्या लिख दिया बेटा, ए लिख दिया। अब ए को मैं क्या करता हूं, सिमेट्रिकल कैसे जानूं, क्या ए सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो मैंने एक डॉट डॉट बीच से ड्रॉ किया वर्टिकली, और जब इसको बेंड किया तो मैंने ये देखा कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, तो मैं कहूंगा कि वर्टिकली क्या है, ये सिमेट्रिकल है ए। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बीच से कट करूं तो क्या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सिमेट्रिकल का मीन्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे एक बुक है, आपने ओपन किया है, और जब बुक ओपन करते हैं, या मेरा हाथ है, जब मैं दोनों हाथ एक ऐसे मिला दूं तो सभी उंगलियां एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि मेरे हाथ क्या है, एक वर्टिकली सिमेट्रिकल है, वर्टिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। मतलब कहने का है किसी भी अक्षर को अगर खड़ा खड़ा कट किया जाए, तो आप मुझे बताइए, उसने कहा है कुछ अंग्रेजी अक्षर सममित संरचना को दर्शाते निम्नलिखित में से कौन से अक्षर की संरचना में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्षर दोनों के प्रति रैखिक सममित नहीं है, दोनों के प्रति सममित नहीं है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने तो अभी बता दिया एच में क्या होता है, दोनों होता है, आप वर्टिकल काटिए, हॉरिजॉन्टल काटिए, ओ को चाहे जैसे कट करिए हो जाएगा, एक्स को अगर आप ऐसे कट करो तब भी होगा, और ऐसे कट करो तब भी होगा, लेकिन यू में वर्टिकली होगा। आप यू लिख दीजिए ऐसे, और यू को देखिए वर्टिकली किया, सिमेट्रिकल है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल करिए, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पे जो आंसर बनेगा बेटा वो आपका यू आ जाएगा। क्या आपको मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप मिरर इमेज पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो वही ये वाला टॉपिक है कि वाटर इमेज जो है और जो आपकी मिरर इमेज बनती है वो किस पे बेस्ड होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर यू होगा। आशा करते हैं कि आपको सिमेट्रिकल समझ में आया होगा क्या होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कौन एक पाइथागोरन त्रिक है, मतलब कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात जब करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या करते हैं बेटा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम, ये क्या है मेरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब मैं यहां पे कहूंगा कि ये बेटा क्या है मेरा, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर पे लिखता हूं, ये हाइपोटेनस एच है। तो मुझे इतना पता है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे इतना पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता। एक आपको पता है कि अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, तो आप यहां से 11, 60, 61 क्या है, एक ट्रिपलेट होते हैं।
लेकिन एक बात और होती है कि एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन और 2m का टू एम स्क्वायर, ठीक। m की वैल्यू 1 रख दो तो यहां क्या होगा 2 होगा, लेकिन m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहां पे m की वैल्यू क्या रखूं बेटा 2 रखूंगा। मेरी बात ध्यान सुनना, तो मैं इसको ना स्क्वायर ना लगा के मैं ऐसे करता हूं 2m, देखना ध्यान से। तो m की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो यहां क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 1 5। क्या आप बताइए कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं तो त्रिभुज कैसा बनेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है बात। तो चलो मुझे बताओ जरा यहां पे 3 4 5 है, आप कहेंगे यस सर। तो ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के, आप कहेंगे इसको भी कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब 2m के फॉर्म में होना चाहिए, 2m के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि कहां नहीं है। हालांकि मैंने इस पे ऑप्शन पे मैंने करा दिया है कि त्रिक नहीं है, तो ये दोनों नहीं थे, तो इसीलिए मैंने कहा कि 7 24 एक ट्रिपलेट होता है, 11 60 61 बनता है और 12 16 20 बनेंगे कैसे कि 12 इसको 4 से करूंगा तो इसको भी मैं 4 से करूंगा तो इसको भी मैं 4 से करूंगा बेटा, तो यहां बन जाएगा 16 12 और क्या बनेगा 20 बनेगा। तो 12 16 20 बताओ ये एक समकोण त्रिभुज के क्या है भुजाएं हैं कि नहीं है, आप कहेंगे यस सर है। इसका मतलब ये है 7 24 भी है, तो यहां पे जो आंसर होगा कौन नहीं है तो ये वाला होगा। इस ऑप्शन को मैं क्या करता हूं अभी के लिए मैं यहां पे बेटा इरेज कर देता हूं। इस ऑप्शन को मैं क्या करूंगा यहां पे इरेज कर दूंगा इसकी जगह पे। बताओ ठीक है, आप कहेंगे यस सर, क्योंकि देखो ये PYQ क्वेश्चन है, टाइपिस्ट है उसने ये कर दिया है, ठीक है ना। तो ये डाला गया, आप देखेंगे तो आपको भी मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है ना। चलते हैं आगे। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत है बेटा, चलो उठा लेता हूं यहां से, मैं एक आयत उठाता हूं और उसने क्या कहा आयत है ही नहीं है, छोड़ो हटाओ, मैं खुद बना लेता हूं। आयत कौन सी बड़ी चीज है, आयत कौन सा वो है, आयत की बात किया है ना। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी, अगर चौड़ाई b है तो उसकी लंबाई 3b है, ठीक है। जिसका परिमाप 16.16 है, इसका मतलब परिमाप जो होगा ये 3b है तो ये भी 3b होगा, क्योंकि आयत की क्या डेफिनेशन कहती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, 3 3 6 2 8, तो 8b की जो वैल्यू है ना 16.16 है, तो इसको कट करेंगे 8 2 16.0 8 2 16, तो b की वैल्यू जो है ना 2.02 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है जरा बताओ बेटा। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है, आप कहेंगे यस सर। तो लंबाई कितनी है बताओ जरा, अब तो आप बता ही देंगे। तो लंबाई 3b है, ठीक, और चौड़ाई क्या है b है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि 3 इंटू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू 2 पॉइंट, बी की वैल्यू क्या है 0.2 का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे क्या कहेंगे ये 3 है और 2 दूना 4, ठीक। तो स्क्वायर जब करेंगे इसका क्या हो जाएगा 2.02 का स्क्वायर करना होगा, हमें क्या करना होगा 2.02 का स्क्वायर करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसको ऐसे न लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं। चलो एक स्टेप और लिखूंगा, मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं आपको कि ये ऐसे लिखा है ना, तो हाँ 2.02 लिखा है का होल स्क्वायर है, आप कुछ मत करना हो इसको, ठीक है ना। तो या तो अलग से 2.02 का स्क्वायर करो, ठीक है ना, या तो a प्लस बी के फॉर्म में इसको बनाओ। लेकिन इतना पता है मुझे ऑप्शन देख के कि जब इसको स्क्वायर करूंगा, क्योंकि ये आप जानते हैं L इंटू बी होता है, L क्या है 3b है, b है तो 3b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 3 है आंसर, 3 का मल्टीपल होगा, 2 1 3 ये नहीं है, ये तो कभी नहीं बनेगा, और 5 3 8 2 10 1 11 ये भी नहीं बनेगा, और 4 4 8 1 9 और 2 1 3, मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। और यहां से मुझे ये दिख रहा है क्या कि इसको करूंगा तो 2 दूना 4, मतलब 12 से बड़ा बनेगा, मेरा आंसर यही आएगा, गारंटी यही आएगा, यही आएगा। आप करके देख लो, 2.02 था ना, और इसको 2.02 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता 2 दूनी 4 0, 2 दूना 4 0 0 0, और 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 4 0 4 4 8 0 4, ठीक है। पॉइंट कहां लगेगा यहां लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या लिखेंगे देखा आपने कि मैंने तो पहले ही बताया था कि 3 इंटू
कहाँ लगेगा, 4 डिजिट पे लगेगा बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। 3 इंटू 4.0804, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3 × 24 के 4 0 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 12, 12.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। यही आंसर मिल गया। तो जब भी पेपर में ऐसे प्रश्न आए, इनको सॉल्व मत करो बेटा कभी भी, आप मल्टीपल्स चेक कर लो कि 3 का मल्टीपल होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था यहाँ पे, मुझे पता चल गया था कि 12 से बड़ा आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन था, ये हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब इतना सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ये, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए गए रहेंगे तभी कर पाएंगे। आप हमारी क्लासेस को देखिए, फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है क्लास को दोबारा देखिए, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। एकदम से नहीं आ जाती कोई चीज। जैसे ये क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर इसको कैसे करें, तो तरीके हैं करने के। आयतन 68,921 घन इकाई वाले एक घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो आपसे क्या पूछा है कि एक आयतन इतना दिया है, घन है कोई, ठीक है, इकाई वाले एक घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आयतन इतना दे रखा है 68,921, ठीक, और ये क्या है, मैं कहता हूं कि आयतन घन इकाई वाले एक घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात आपसे जो पूछा है ना, एक फलक, कितने फलक होते हैं बताओ घन में, 6 फलक होते हैं, ठीक, और घन है तो सभी लंबाई चौड़ाई बराबर होंगी, मतलब कि लंबाई और जो भी ले लें, अगर टॉप वाला लेंगे तो लंबाई चौड़ाई होगी, बॉटम लेंगे लंबाई चौड़ाई होगी, तो डिपेंड करेगा। मैं कहूंगा कि ए स्क्वायर होगा, आपसे इसका मतलब ए स्क्वायर पूछा गया है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। और ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये ए क्यूब की वैल्यू दी गई है, क्लियर है ना। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक आया, 4 चौक 16 चौक 64, ये पता है कि ये जो है ये 41 × 41 × 41 का फैक्टर है। तो मैं कहूंगा कि ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 41 आएगी। ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4 चौक 16, 1681 होगी, यही आपका आंसर आएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर में है, वर्ग इकाई में है तो वर्ग इकाई आ जाएगा। बताओ ठीक है नहीं, ये है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं आया, आपको लगेगा कि सर मुझे कैसे, ध्यान दीजिए, तो यहां पे मुझे पता चल गया, लेकिन आप कहेंगे सर मैं कैसे जान पाऊंगा। मैंने ये अंदाजा लगा लिया यहां पे कि अगर मैं 40 का 40 × 40 × 40 करता हूं तो मुझे पता 4 चौक 16 चौक 64, और कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। जब 64,000 आ गया और मेरा कितना है 68,921 है, तो मुझे पता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में कितना आए, 1 आए। तो एक ही है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। अगर 9 को 9 9 81 में 700 से 3 3 9 27, मतलब कहने का है कि यह, मुझे ये समझ में आ गया कि ये 41 का क्या है, क्यूब है। तो यहां से 1 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 41 हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू मुझसे पूछा है, क्योंकि उसने कहा कि एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फलक जो होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो स्क्वायर की वैल्यू पूछा। अगर आपको ये पता होता कि इसमें से कौन सा नंबर एक पूर्णांक संख्या है, तो आप सवाल लगाते ही ना डायरेक्ट 1681 लगा के चले जाते, बात खत्म हो जाती। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। भुजा 9 सेंटीमीटर वाले एक धातु के घन को पिघलाकर समान मापों के 27 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कहने का मतलब है कि भुजा 9 सेंटीमीटर वाले एक धातु के घन को पिघलाकर समान माप के 27 छोटे घन बनाए जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो छोटे घन बनाए जा रहे हैं उनकी भुजा क्या है, ए है। क्या है बेटा, ए है। आप इस बात को मेरी समझ पा रहे हैं। अगर उनकी भुजा ए है तो मैं कहूंगा कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पिघलाकर, तो 9 सेंटीमीटर यहां पे लिखूंगा, मतलब कहने का है कि इसका आयतन बराबर 27 × इनका आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है घन का, तो द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, तो मैं कहूंगा कि 6a² हो जाएगा। आंसर वही होगा जो 6 का मल्टीपल होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, 6 × 48, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, इन्हीं दोनों में से कोई बन सकता है, लेकिन मुझे लगाना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है। देखो मैं लिखना चाहता हूं कुछ कि जो धातु है, धातु के
घन का आयतन बराबर क्या कहेंगे, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन गुणे 27, मतलब 27 छोटे घन का आयतन बराबर धातु के एक घन बड़ा जो आयतन वो होगा। तो मैं कहूंगा कि 9 ए क्यूब होता है 9 गुणे 9 बराबर छोटे को मैंने माना है ए क्यूब इंटू 27। कोई दिक्कत, 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक का 9, तो ए क्यूब की जो वैल्यू आ गई 9 त्रिक 27 है। तो मैं कहूंगा इसको लिख सकता हूं क्या, 3 का क्यूब। तो ए की वैल्यू बेटा क्या बनेगी, 3 बन जाएगी। बताओ भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। अगर ए की वैल्यू 3 है, ध्यान से समझो, अगर ए की वैल्यू 3 है तो आपसे पूछा क्या है, 6 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 छक कितना बनेगा 54। मैंने तो पहले भी आपसे बताया था कि जो कुछ भी होगा वो 6 का मल्टीपल बनेगा। सवाल का आंसर आ गया, बात खत्म। सवाल का आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर है बात यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बस आते आपका बेसिक क्लियर हो तो। यदि किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि कर दिया तो नया माध्य क्या होगा। सपोज दैट आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि कर दिया तो नया माध्य क्या होगा। देखो मैं ये कहता हूं कि किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में, है ना, 5 की वृद्धि कर दिया। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी डी ई ऐसे है, इनका कुछ एवरेज है, कुछ है, कह रहा है कि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि कर दिया तो नया माध्य क्या होगा। याद रखना कि जब भी अगर सब में समान चेंज किया जाएगा तो उसके माध्य में भी 5 का इंक्रीमेंट होगा। बोलो कैसे। जैसे मैंने कहा कि ये 5 सब्जेक्ट है ए बी सी डी ई, आपने एक पेपर दिया तो इसमें आपके एवरेज मार्क्स जो आ गए वो 40 आ गए। मेरी बात ध्यान से समझना, 40। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब सब में इक्वल समान। अब कह रहा है कि सब में 5 की वृद्धि कर दी जाए, अगर सब में 5 की वृद्धि कर दी जाए, सब में 5 की वृद्धि अगर कर दी जाएगी तो बेटा ये कितना होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब उसके माध्य में 5 का, पहले माध्य कितना था, पहले माध्य कितना था 40 था और अब कितना है 45 है। इसका मतलब 5 की वृद्धि हो जाएगी तो समान रहता है, बिल्कुल नहीं। मूल माध्य का 5 गुना हो जाता है, गुना नहीं होता है, उतनी ही वृद्धि हो जाती है जितना बोलता है ना। तो यहां से कंसेप्ट क्या समझ में आया कि अगर कोई एवरेज दिया है और प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक आंकड़े में अगर सेम इंक्रीमेंट किया जाए, सेम इंक्रीमेंट किया जाए तो एवरेज में भी उतना ही इंक्रीमेंट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। मैथमेटिक्स, शब्द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ही गलत लिखा है, MATHE होगा बेटा, ठीक है। मैथमेटिक्स के अक्षरों के कागज की पर्चियों पर लिखकर एक थैली में रख दिया जाता है। यदि इस थैली में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है तो एक व्यंजन और एक अक्षर M प्राप्त करने की प्रायिकता का अंतर क्या है। तो मैं यहां पे कहूंगा कि जो मैथमेटिक्स है ना, MATHE, मैथ, MATICS, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब जब मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता। तो मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल आउटकम, है ना। तो मैं इसको नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। तो आप मुझे बताइए कि मैथमेटिक्स के अक्षरों में कितने अक्षर हैं, पहले ये बताओ। टोटल कितने अक्षर हैं, 11 है, मैंने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप कहेंगे 11। टोटल आउटकम कितने हैं, 11 है। पूछा क्या है कि अक्षरों के कागज पर्चियों पर लिखकर एक थैली में रख दिया जाता है। यदि इस थैले में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है तो व्यंजन और एक अक्षर M, व्यंजन कितने आएंगे, प्राप्त करने की प्रायिकताओं का अंतर, है ना। व्यंजन और एक अक्षर M कितनी बार आया, पहले ये बताओ, 2 बार आया है। तो 11 में से, इधर लिखता हूं, अंतर पूछा है, 11 में से 2 बार M आया है, ठीक। M प्राप्त करने की प्रायिकताओं का अंतर, और व्यंजन कितने हो जाएंगे, 1। तो मैं ऐसे कहता हूं, स्वर काट देते, 1 2 3 4। 11 में से 4 बार नहीं आएगा, इसको 7, इनका अंतर निकालना है। तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 11। आपसे यही पूछा है, आपका यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
अच्छा नहीं लगा फिर भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथी।